पिछले क्लास में हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोगों को पढ़ना है गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। लेकिन उसके पहले आज हम लोगों की पहली हेडिंग है मुक्त पतन। मुक्त पतन, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्री फॉल। ओके, ये पतन का क्या मतलब है? पतन का मतलब कुछ नुकसान हो गया ऐसा नहीं है ना। पतन का मतलब है गिरना। देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है फॉल। फॉल मतलब होता है गिरना, मुक्त रूप से गिरना। कोई भी वस्तु जब गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिरती है, लेकिन कैसे? मुक्त रूप से, तो उस वस्तु की गति मुक्त पतन कहलाती है। ठीक है, अर्थात जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिरती है, तो उस वस्तु की गति मुक्त पतन कहलाती है। मुक्त पतन कहलाती है। अब हम लोग मुक्त का मतलब समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लोगों ने कोई पत्थर पानी में फेंका होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पानी की जब तक बाहर रहता है पत्थर, तो वो काफ़ी तेज़ी से जाता है। जैसे ही पानी में गिरने लगता है तो काफ़ी धीरे धीरे गिरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी उस पत्थर पे एक घर्षण बल लगा रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जब पृथ्वी की ओर कोई वस्तु गिरती है, तो उस पर भी हवा के कारण और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण उस पर घर्षण बल लग रहा होता है। लेकिन जब कोई इस तरह का बाहरी बल उपस्थित न हो, केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वस्तु गिर रही होती है, तब उसकी गति मुक्त पतन कहलाती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बल उस पर लग रहा है बाहरी, तो इसका मतलब है कि वो मुक्त पतन नहीं हो सकता है। जैसे कि पानी में गिराने पे पत्थर पर एक घर्षण बल लगता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग मुक्त पतन समझ गए हैं। अब हम लोग अपने हेडिंग पे आते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। आप लोगों ने त्वरण के बारे में पहले ही पढ़ लिया है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर है गुरुत्वीय त्वरण। तो इसके लिए आप लोग अगर कोई पत्थर फेंकें ऊपर की तरफ, तो देखेंगे कि उसकी गति धीरे धीरे कम होती जाती है। पृथ्वी के ऊपर की तरफ अगर आप कोई पत्थर फेंकते हैं तो उसकी गति धीरे धीरे कम होती है। उसी तरह से अगर छत पर से कोई पत्थर नीचे की तरफ गिराएं, तो उसकी गति धीरे धीरे बढ़ रही होती है, यानी कि वेग में परिवर्तन हो रहा होता है। ठीक है, तो और आप लोग जानते हैं कि वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है, इसीलिए इस त्वरण का नाम दे दिया गया गुरुत्वीय त्वरण। ओके, उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बल की दिशा में अथवा बल की विपरीत दिशा में किसी वस्तु के वेग में
परिवर्तन की दर को दर के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो फिर से पूरा क्लास देखेंगे वीडियो, तब उन लोगों को समझ में आएगा। तो वेग परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ओके, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं तथा जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो ये भी त्वरण ही है, तो इसका भी मात्रक वही होगा। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी वस्तु के आकार, आकृति अथवा द्रव्यमान आदि, जैसे आयतन हुआ, घनत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आदि पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये तो पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल के कारण उत्पन्न हो रहा है, और पृथ्वी किसी भी पिंड पर, किसी भी वस्तु पर समान ही बल लगाती है। वैसे तो आप लोग बाद में पढ़ेंगे कि जगह बदलने पे गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता रहता है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल के कारण ये उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये किसी भी वस्तु के आकृति, आकार अथवा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। ओके, अब अगली हेडिंग है जी, बड़ा जी तथा जी में संबंध। क्योंकि हम लोग एक जी पहले से पढ़ चुके हैं, बड़ा जी, अब एक छोटा जी आ गया है, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, है ना, संबंध। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, जिसको इस तरह का एंड नहीं बनाने आता है वो लिखेगा ए एंड डी। ठीक है, ओके, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पृथ्वी पर, ये मान लीजिए पृथ्वी है जो कि गोल है, इस पर कोई पिंड है m द्रव्यमान का। ओके, पृथ्वी का द्रव्यमान है बड़ा M, पृथ्वी की त्रिज्या है r, ये है हमारा छोटा m, जिसकी कोई त्रिज्या होगी भी तो भी नहीं पता चलेगा क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है। ओके, तो वस्तु का द्रव्यमान है छोटा m, पृथ्वी का द्रव्यमान है बड़ा M, पृथ्वी की त्रिज्या है r। तो ये बातें हम लोग लिख लेते हैं। माना पृथ्वी का द्रव्यमान व त्रिज्या r है, तथा पृथ्वी का कुल द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित का मतलब आप लोग समझिए रखा हुआ है ना। जैसे पृथ्वी इतनी बड़ी है, उसका कुछ द्रव्यमान है, तो हम मान लेंगे कि उसके केंद्र पर ही उसका कुल द्रव्यमान रखा हुआ है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में आप लोग जब बड़े क्लास में जाएंगे, कक्षा 11 में जाएंगे, तब आप लोगों को बताया जाएगा। तो अभी बस केवल इतना याद रखिए कि
पृथ्वी का कुल द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित माना जा सकता है। माना जा सकता है। ओके। माना कोई m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी है, अतः इस वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी r ही होगी, क्योंकि यहीं पे रखा है, ये पृथ्वी का केंद्र है, त्रिज्या r है, तो r दूरी है इन दोनों के बीच की, r ही होगी। अतः न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1m2/r²। इसके बारे में आप लोग पढ़े ही हैं, है ना। यदि गुरुत्वीय त्वरण G हो, तब गति के द्वितीय नियम, याद रखिएगा, द्वितीय समीकरण नहीं, द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। और उससे हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला था, F बराबर ma। अतः हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बल लग रहा है वो m गुणे g लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे चूंकि त्वरण जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। ओके, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अतः समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों जगह F ही बराबर है, तो यहाँ पर mg बराबर हो जाएगा G(m)m/r² के। और हम देखते हैं कि इधर भी m है, इधर भी m है, दोनों कट जाएंगे तो बच जाएगा G बराबर बड़ा G बड़ा m/r²। यानी कि G और G में संबंध हमको मिल जाएगा कि G बराबर होता है G(m/r²। तो अब हम लोग G का मान भी पता कर सकते हैं। कैसे? चूँकि G का मान हमको पता है 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और पृथ्वी का द्रव्यमान वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत करने के बाद बताया है
कि 6 × 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान है। और ये भी नाप लिया है कि पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर 6.4 × 10⁻6 मीटर, जो कि 6400 किलोमीटर के बराबर है होती है। अतः अगर ये सारे मान यहाँ पर रख दिए जाए तो हमको छोटे जी का मान मिलता है 6.7 × 10⁻−11। m का मान है 6 × 10⁻24। आर स्क्वायर लिखना है तो 2 बार लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि r × r स्क्वायर के बराबर होता है। r का मान 6.4 × 10⁻6 दिया है, तो इसका 2 बार हम लोग गुणा कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप लोग जल्दी से गुणा भाग करेंगे जल्दी तो आएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इस मान को आप लोग हमेशा के लिए याद रख लीजिए, ठीक है। अर्थात पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और इसका क्या मतलब है कि अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, मुक्त रूप से गिर रही है, तो अगर उसकी गति आप लोग मापेंगे तो उसके वेग में हर सेकंड 9.8 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है। इसी तरह से अगर आप लोग नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे किसी वस्तु को तो इसी दर से कमी होती है, क्योंकि उस समय गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा, बल्कि विपरीत दिशा में जा रहा है। ओके, तो ये तो हो गया जी तथा जी में संबंध, और इससे हमको पता चल गया कि गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या ऐसा भी होता है कि जी और जी में कुछ अंतर हो? तो चलिए देखते हैं। तो अगली हेडिंग है हमारी जी तथा जी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी। उल्टा हो गया क्योंकि पहले तो बड़ा जी लिखा गया है, तो इसको सीधा कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। क्या अंतर होता है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। टेबल में लिखेंगे एक तरफ जी, दूसरे तरफ लिखेंगे, फिर से गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि पहले जी लिखा गया है, तो यहाँ पे पहले जी और जी। टेबल बन गया। नंबर 1 बड़े वाले जी में तो हम लोग जानते हैं कि जी का मान, सबसे पहला अंतर तो यही है, जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। लेकिन हमको अभी अभी पता चला कि जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इन दोनों में तो अंतर साफ साफ दिख रहा है। दूसरा अंतर, जी एक अदिश राशि है, आप लोगों ने पढ़ा है, अदिश राशि है क्योंकि ये एक नियतांक है। लेकिन जी एक सदिश राशि है। ये कैसे पता चला? क्योंकि त्वरण हमेशा सदिश राशि होती है और छोटा जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है, तो ये क्या होगा, सदिश राशि होगा। नंबर तीसरा, इसका मान
ब्रह्मांड में सभी स्थानों पर समान होता है। चाहे आप मंगल ग्रह पे चले जाएं, चाहे आप पृथ्वी पर रहें, हर जगह ये बड़े जी का मान समान होता है, नहीं बदलेगा, क्योंकि ये एक नियतांक है। नियत अंक का मतलब आप लोगों को बताया हूँ मैं कि अदिश राशि का मतलब एक अंक रहेगा और एक मात्रक रहेगा, लेकिन ये तो हमेशा के लिए नियत ही होता है। ओके, ये क्या है? इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। चंद्रमा पर जाएंगे वहाँ पे जी का मान कुछ और रहेगा, मंगल पे जाएंगे कुछ और रहेगा, पृथ्वी पे 9.8 होता है। लेकिन पृथ्वी पर भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, वहाँ पे जाएंगे तो जी का मान कुछ और होता है। और इसके बारे में आप लोग कक्षा 11 में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो ये तो हो गया अंतर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम लोगों की अगली हेडिंग है गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, हम लोगों ने गति के समीकरण पढ़े हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बार गति के समीकरण की बात हो रही है, गति के नियम नहीं। तो गति के समीकरण आप लोग 3 समीकरण पढ़े हैं। पहला क्या है? v बराबर u प्लस AT। दूसरा क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये कब है? जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही होती है तो गति के समीकरण ये तीनों होते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है या ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वो भी तो सरल रेखीय गति है, लेकिन इस बार वो गुरुत्व के अधीन गति हो रही है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति हो रही है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग बदलाव पाते हैं। किसमें? गति के समीकरण में। तो उसी का अध्ययन हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि सरल रेखीय गति के लिए गति के समीकरण निम्नलिखित होते हैं। पहला v बराबर u प्लस AT। दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। परंतु गुरुत्व के अधीन का मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन। गुरुत्व के
अधीन गति के लिए गति के समीकरण थोड़े परिवर्तित होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे, जब वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, नीचे की ओर गिर रही हो, तब क्या होगा? तब हमको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक त्वरण उत्पन्न करता है इस वस्तु में, ठीक है। और वो त्वरण जी से प्रदर्शित किया जाता है, छोटे जी से। और नीचे की तरफ आते हुए गति उसकी बढ़ती जाती है। कोई भी वस्तु अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसकी गति बढ़ती है, यानी कि इस अवस्था में त्वरण जो है धनात्मक होगा, है ना। तो जब नीचे की ओर गिर रही हो तब ए बराबर जी, अतः गति के समीकरण निम्नवत होंगे। सबसे पहला समीकरण हो जाएगा, ए की जगह पे जी रख देना है, v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g। एक और बदलाव करना है, 2gh, क्योंकि ऊंचाई होगी इस अवस्था में, दूरी नहीं ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि नीचे गिर रही है ना तो ऊंचाई होगा। तो हम लोग लिखेंगे, एक और पॉइंट ऐड कर दीजिए, s बराबर h, जहाँ h को कहते हैं हम लोग ऊंचाई, ठीक है। तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये कब होगा? जब वस्तु नीचे की ओर गिर रही होगी तब, ओके। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे याद रखेंगे कि ये जो h है, जो ऊंचाई हम कह रहे हैं, ये एक्चुअल में ये गिरी हुई ऊंचाई है। जैसे मान लिया हमने यहाँ से, मतलब पृथ्वी की सतह यहाँ पर है, यहाँ से हम लोगों ने एक बड़े h ऊंचाई पर कोई पिंड, यहाँ से मेरा छत है, छत पर से कोई पिंड मैं नीचे की तरफ गिरा रहा हूँ, ठीक है। तो गिराऊंगा तो ये t समय में कितना नीचे आया है? h नीचे आया है। तो ये कौन सा h है? जो नीचे आया, क्योंकि नीचे की तरफ गिर रहा है ना। तो याद रखिएगा, ये गिरी हुई ऊंचाई है। गिरी हुई ऊंचाई मतलब जो ऊपर से हम लोग कोई पत्थर अगर गिरा रहे हैं तो t समय में कितना नीचे आया है वो h है, ओके। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग। नहीं तो अगर आप लोग ये वाला h रखेंगे तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, जिसके बारे में आप लोगों को कक्षा 11 में बताया जाएगा, तो अभी परेशान मत होइएगा। बस ये याद रखिएगा, ये h जो तय की हुई ऊंचाई है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग कि जो भी वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है उसके द्वारा तय की गई ऊंचाई ये छोटा h है। तो या तो आप लोग लिख सकते हैं, नोट में लिख लीजिए कि h गिरती हुई वस्तु द्वारा t समय में तय की गई ऊंचाई
है। अब उम्मीद है कि नहीं भूलेंगे आप लोग, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तब क्या होगा, ए होगा -g के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग s को h से ही दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बार h क्या रहेगा, ऊपर जाती हुई वस्तु द्वारा t समय में तय की गई ऊंचाई। यानी कि इस बार हम लोग नीचे से फेंक रहे हैं, तो नीचे से t समय में कितनी ऊंचाई गई है वो होगा h। कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या? तो हम लोग इसको बदल देते हैं, नहीं बदलेंगे, जाने दीजिए। आप लोग याद रखिएगा कि जब ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो नीचे से हम लोग दूरी नापते हैं, नीचे से ऊंचाई नापते हैं। जब ऊपर से वस्तु को गिराते हैं तो ऊपर से ऊंचाई को नापते हैं, ठीक है। तो s बराबर h, अतः गति के समीकरण निम्नवत होंगे। सबसे पहला हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी, ए की जगह माइनस जी रख दिए। दूसरा हो जाएगा h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये h क्या है, तय की गई, ऊपर की ओर तय की गई ऊंचाई। तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये गुरुत्व के अधीन गति के लिए गति के समीकरण आप लोगों को समझ में आए हैं, है ना। तो यहाँ पर भी नोट में लिख लीजिए, मत लिखिए या फिर लिख ही लीजिए। नोट बताता है कि h ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा t समय में तय की गई ऊंचाई है। तो आप लोग सिंपल सा ये याद रखिए कि h जो है या तो गिरते हुए वस्तु द्वारा तय की गई ऊंचाई है, और ये या तो ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा तय की गई ऊंचाई है। तो अगर ये आप लोग याद रख सकते हैं तो ये इक्वेशन आप लोग हमेशा इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इस फार्मूलों पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे और द्रव्यमान और भार के बारे में थोड़ी नई जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग पूछ लिया करिए, ठीक है। ओके।